2010 से 13 के बीच में गुजरात के विकास को इस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया गया था कि उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री बन गए। गुजरात के विकास के मॉडल को पूरे देश का विकास का मॉडल बताया गया और नतीजा ये निकला कि लोगों ने भारी संख्या में वोट देकर बीजेपी को सत्ता में ला दिया। लेकिन गुजरात के विकास के दावे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। इसलिए कहना पड़ रहा है ऐसा क्योंकि यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्राथमिक सुविधा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एजाज खान हैं। उन्होंने जुहापुरा सरखेज से जो एक हाईवे निकलता है उसके रिपेयरिंग काम के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। एजाज भाई, ये बताइए कि ये प्राथमिक सुविधा है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोड रास्ते सही से दे, इसके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, ऐसा क्यों? देखिए, मैं पिछले 30 सालों से यहाँ जुहापुरा में रह रहा हूं और यहाँ के हालात को हम देख रहे हैं कि जुहापुरा जो सरखेज विस्तार है, जो यहाँ से एक नेशनल हाईवे 947 यहाँ से पसार होता है और नारोल से लगाकर जो सरखेज तक का जो रास्ता है, जो सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात को यहाँ दक्षिण गुजरात से जोड़ता है। जैसे बड़ौदा, सूरत, भरूच से आप आओगे तो आपको ये रास्ते से होकर आप चाहे सौराष्ट्र बेल्ट में जाए, चाहे आप उत्तर गुजरात, महसाणा, पालनपुर जाए, तो ये रास्तों को कनेक्ट करता है। और इस रास्ते के ऊपर एक घनी आबादी मुस्लिम विस्तार जुहापुरा जिसे जाना जाता है, जो 5 लाख से ज्यादा बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है। तो पिछले कई वर्षों से यहाँ के आगेवान सामाजिक कार्यकर्ता इस सिलसिले में ब्रिज की डिमांड भी कर रहे थे और दूसरी सारी डिमांडें भी चल रही थी। वैसे NHAI पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो इंसान की जिंदगी की बड़ी कीमत है और मतलब उसके लिए सारे काम वो कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुजरात के अहमदाबाद में, जो सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, जहां से लोकसभा चुनाव से अमित शाह साहब यहां से जीत के जाते थे, उससे पहले अडवाणी साहब जीत के जाते थे, जो सांसदीय क्षेत्र उनका रहा है, और नरेंद्र मोदी साहब की पृष्ठभूमि रही है गुजरात, वहां एक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ऐसा विस्तार है जहां के लोग पिछले 3 सालों में, एक हमारी RTI हमने की थी ट्रैफिक शाखा को, तो उसका एक बहुत आंकड़ा चौंकाने वाला है कि 3 किलोमीटर विशाला से लेकर सरखेज तक का एरिया 3 किलोमीटर होता है। वहां पे 3 सालों में 32 लोगों की मृत्यु हुई है और उसके अलावा हर साल 100 से ज्यादा वहां पे अकस्मात, बड़े अकस्मात होते हैं जो ट्रैफिक शाखा में नोंदे जाते हैं, जिसकी रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतने सारे लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन, सिस्टम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। और डिमांड क्या है लोगों की? डिमांड यह है कि जो मतलब उसके ऊपर जो रास्ते के ऊपर जो बम बने हुए उसके ऊपर ठीक से पट्टे लगे जाए, जो लोगों को नजर आए। बात यह है कि जहां पे साइन बोर्ड लगे हुए कि यहां से दाएं मुड़ना है, यहां से बाएं मुड़ना है, या जो उसकी जो बैरिकेड्स, रेलिंग है जो टूटी हुई है, उसको रिपेयरिंग काम किया जाए, या जो रास्ते, रोड रास्ते हैं, जो रोड रास्तों को रिपेयरिंग ठीक से पेचवर्क उसका किया जाए। जो सर्विस रोड, जिसको हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो यहाँ पे एक तरफ का 20 मीटर का रास्ता और एक तरफ का 22.5 मीटर का रास्ता, जो उन्होंने सालों से जिसको उनके अंडर में ले लिया है, जो सारे यहाँ के लोगों की जमीनें थी उसको एक्यूपायर कर लिया, लेकिन वहां पे सर्विस रोड नहीं बना रहे। और इस बाबतों को लेकर जो सिस्टम का काम है कि मतलब किसी भी रोड रास्ते का रिपेयरिंग काम करना, वो सिस्टम का काम है। हर बारिश के पहले ये काम होना चाहिए। हर बारिश के पहले वहां पे जो शाइन बोर्ड, पट्टे लगने चाहिए, वो लगने चाहिए। और इतनी छोटी बाबत को लेकर अगर सिस्टम में अगर लोग लेटर लिख रहे हैं, वहां अधिकारियों से मिल रहे हैं, NHAI के अधिकारियों से मिल रहे हैं, कॉरपोरेशन के अधिकारियों से मिल रहे हैं,
ट्रैफिक शाखा से मुलाकात कर रहे हैं जेसीपी से, तो मतलब कोई जवाब ठीक से नहीं मिलता ढंग से। हम एनएचएआई को बोल देंगे। आप एक बात समझिए, कोर्ट में आप गए तो उससे पहले भी आपने बहुत सारा काम किया जैसे आपने बताया, तो कोर्ट में जाने के बाद क्या कुछ हुआ? सबसे बड़ी बात यह कि ये सारी चीजें यहाँ के सोशल वर्कर, यहाँ के आगेवान और यहाँ के हमारे जैसे जो लोग हैं वो कर रहे थे, कोशिशें चल रही थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बताया और कुछ समझदार लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया अब उसका आखिरी रास्ता यही है कि अगर आपकी बात को अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो आपको कोर्ट का डंडा लगाना पड़ेगा। और हमने आरटीआई की, आरटीआई का जो चौंकाने वाला जो जवाब आया कि 32 से ज्यादा लोगों की मृत्यु, और उसके बाद जो 100 से ज्यादा लोग मतलब अकस्मात होते हैं, और जो यहाँ पे रोज के 5-10 अकस्मात हो रहे हैं जिसको यानी रजिस्टर पर नहीं लिखा जा रहा। और दूसरी बात यह कि उसके अलावा के जो कंसर्न लेटर हमने लेटर लिखा था आरटीआई के अंदर, हमने ट्रैफिक से भी पूछा गया कि आपने कोई सिस्टम को या कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी को या फिर आपने कोई कॉरपोरेशन को कोई जवाबदेही दी है? तो उन्होंने बताया कि हमने बैरिकेड्स रिपेयरिंग करने के लिए और ये सारी चीजों के लिए बात की है। तो ये सारा मुसद्दा हम जमा करके हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट जो KR खोष्टी साहब है, वो हमने एक स्पेशल CL की और जस्टिस वैभवी नानावटी मैडम, उनकी कोर्ट में हमारी इस बात को चलाया गया और हमें पूरा भरोसा है कि हमें वहां से न्याय मिलेगा। और फिलहाल नोटिस निकाली गई है हाईवे अथॉरिटी को, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और ट्रैफिक जेसीबी को। आपने जैसे बताया कि कॉरपोरेशन को या हाईवे अथॉरिटी जो है उनको, आपको क्या लगता है कि अगर काम नहीं होता है तो किस बुनियाद पे नहीं होता है? क्योंकि दोनों जो सिस्टम है वो काम करने के लिए ही बने हैं, लेकिन दोनों सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये रोड जो आ रहा है वो अहमदाबाद शहर में आ रहा है, सबसे बड़ी समझने की बात ये है। और अहमदाबाद शहर की सारी जिम्मेदारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है, लेकिन कुछ कारणों से ये हाईवे अथॉरिटी की निजी मिल्कियत होने की वजह से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें काम नहीं कर सकता, ऐसा उन अधिकारियों का कहना है। सालों से कई लोग अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी कंप्लेन कर रहे थे, उनको पता था नहीं था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसी चल रही थी बातें और हमने लेटर भी कहीं देखे जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। और उसके बाद लोगों को मतलब पता चला तो उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी इस बात को संज्ञान में लिया और उनसे भी राब्ता किया, लिखित में रजुआतें की, कई लोगों ने मेल पे रजुआतें की है, कई लोग अधिकारियों से मतलब रूबरू मिलकर आए हाईवे अथॉरिटी के ऑफिस पे और टेलीफोनिक बात भी करते थे। और वहां तक मेरी खुद की बात बताओ कि टेलीफोनिक बात के अंदर तो उन लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था। तो हमने एक लेटर लिखा था हाईवे अथॉरिटी को। जब हमने पहला लेटर लिखा तो वो लेटर था इस सिलसिले में कोर्ट में जाने के से, उसके पहले बहुत सारे लेटर लिखे गए, लेकिन हमारी हमारी संस्था है इंसाफ गुजरात, तो उसके बैनर पे हमने एक लेटर लिखा था। सबसे पहला लेटर हमने लिखा हाईवे अथॉरिटी को 20 नहीं 2 मिनट, ये दूसरा लेटर है, तो 3/1/2024 को। और ये हमने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे यहाँ के जो 2 बोर्ड लोकल लगते हैं मक्तमपुरा और सरखेज बोर्ड, और हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियर कार्यपालक इंजीनियर को और नायब कार्यपालक इंजीनियर को, तो ये सारी अथॉरिटी को हमने लेटर लिखा। और उसके बाद जो हमारे आरटीआई के जवाब थे और वो सारी बातों को लेकर फिर हमने कंसर्न लेटर लिखा, संदर्भ लेटर, जिसके अंदर हमने जो लेटर लिखा था 3/1/2024 का, उसका संदर्भ 20/3/2024 को लिखा। ट्रैफिक M डिवीजन जो हमारे यहाँ पे लगता है उसके द्वारा जो लिखे गए अलग अलग 5 पत्रों को भी हमने उसमें समावेश किया और सारे फोटोग्राफ्स के साथ सारी चीजें उनको हमने कंसर्न की और हमने उनको बताया कि हमको लीगल कार्यवाही में जाने की जरूरत पड़ेगी। हम आपको इसके अंदर 15 दिन या 20 दिन का वक्त देते हैं, आप जो भी हमें जवाब लिखित में कीजिए या हमें बताइए। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। जब टेलीफोनिक बात हमने की उन लोगों से तो उन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया और उनको ऐसा लग रहा था कि जुहापुरा के लोग मतलब कहां जाएंगे और उनका काम कैसे होगा।
लेकिन कुछ समझदार लोगों की समझ से हमारे पास हमने ये तैयारी करके रखी हुई थी, और हमने हाईकोर्ट में इस बात को लेकर पेटिशन शेयर की है। और जीपीएमसी एक्ट के तहत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ये बात से छटक नहीं सकता है कि इसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसके रख रखाव निभाव का काम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी है ही, और हाईवे अथॉरिटी भी उसकी जिम्मेदार है। और ट्रैफिक इसलिए इसमें जिम्मेदार है कि ट्रैफिक नियमन और अकस्मात और उसको सारी चीजों को लेकर सिस्टम का वो भी एक भाग है। तो हमने ये तीनों लोगों पार्टी बनाया है, और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में अब सिस्टम काम करेगी, क्योंकि यहाँ का बजट तो पास होता था, लेकिन यहाँ पे जागरूकता की कमी की वजह से उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता था। वो सारे रिपोर्ट लेकर अब कोर्ट में आएंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपने जैसे बताया कि एक 3 साल में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, और हर साल 100 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं इस रोड पे। बहुत सारी जगहों पर देखा गया कि बैरिकेड्स नहीं लगे हुए हैं, उसकी वजह से लोग यहां से वहां से घुस जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इलाका मुस्लिमों का इलाका है, इसकी वजह से यहाँ काम नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि यहाँ पे रहने वाली घनी आबादी मुस्लिम है, लेकिन जब ये रास्ते से गुजरने वाले जो लोग हैं वो दक्षिण गुजरात से सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात की तरफ जाने वाले लोग हैं, और यहाँ के जो लोकल स्थानिक लोग हैं उनको तो पता है कि यहाँ पे बम है, यहाँ पे डिवाइडर मतलब टूटा हुआ है, तो उनको पता है वहां पे खड्डा है, तो वो तो मैनेज कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, हमने रात को अक्सर देखा है कि बम के ऊपर और जो जिब्रा क्रॉसिंग और वो सब नहीं होने की वजह से जो गाड़ियां यहां से निकलती है, वो हाईवे का और रात का वक्त होता है 11-12 बजे बाद का वक्त, जब लोग नहीं होते, उस वक्त गाड़ियों की स्पीड थोड़ी सी, यानी मतलब हाईवे के हिसाब से 80-100 तो होनी चाहिए, और वो होती है। तो 80-100 की स्पीड के अंदर वो स्पीड ब्रेकर जब उड़ा देते हैं उसको, तो उसके बाद अकस्मात बड़े होते हैं। और सबसे ज्यादा ये जो एक्सीडेंट अकस्मात की जो समस्याएं है, उसमें सबसे ज्यादा जो मृत्यु आंक है वो बाहर के लोगों का भी बड़ा है। तो ये भी एक समझने की बात है, सिर्फ ये यहाँ के स्थानिक लोगों की समस्या नहीं है, ये पूरे गुजरात के लोगों की समस्या है। और ये बात है कि आपकी ये बात से मैं कतई उसको नहीं कहूंगा, हाँ मुस्लिम इलाका है इसलिए जानबूझकर यहाँ के कामों को कुछ न कुछ तरीके से कम किया जाए, रोका जाए, इसकी कोशिश चलती रहती है। लेकिन अब आने वाले वक्त का नौजवान मुसलमान, हमारे जैसे नौजवान मुसलमानों को मैं कहना भी चाहूंगा कि वो समझदार हो गया है और उसको पता है कि काम कैसे करवाना है। तो हमारे पास अभी रास्ते हैं कि कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट उसमें जाके योग्य रजूआत की जाए और उसको सही तरीके से रजूआत की जाए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, और अगर जरूरत पड़े तो हाईकोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो हमारी तैयारी बतानी पड़ेगी। जुहापुरा में अक्सर देखा गया कि जो ट्रैफिक की समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उसमें कई जगहों पर देखा गया कि ट्रैफिक के जो जवान हैं वो खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो नियमों को दरकिनार करते हुए उनकी बातों को नहीं मानते और इधर उधर से घुस जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक समस्या होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं स्थानिक लोगों की भी कमी है इसमें। देखिए, आपकी बात में पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, लेकिन कई जगह पे ऐसा है और कई वक्त पे ऐसा है कि पुलिस के लोग और टीआरबी जवान वहां पे उपस्थित रहते हैं और ट्रैफिक नियमन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब पुलिस वहां पे मौजूद नहीं होती है, तो लोग सिस्टम को खुद ही ऑपरेट करने पे मजबूर भी है। और अगर मैं तो जुहापुरा के, सरखेज के स्थानिक लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि देखिए, आप अगर जल्दबाजी करके आप घर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप 2-5 मिनट जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन ये 32 लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी मतलब गुमाई है, और उसके अलावा के कई लोग जिनको इंजरी हुई है, और हो सकता है कई लोग यानी मतलब कुछ दिनों बाद यानी इंजरी होने के बाद इनकी डेथ हुई है, उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, वो बड़ा आंकड़ा हो सकता है। तो ऐसे लोग भी कुछ है, तो उसमें हमारा नंबर नहीं आना चाहिए। तो मैं जुहापुरा के, सरखेज के स्थानिक लोगों से यही कहना चाहूंगा, आपके घर परिवार के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप किसी के बाप हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के दोस्त हैं, आप किसी के शौहर हैं, तो आपकी जिंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं
बहुत सारे लोगों के लिए मायने रखती है। तो उस बात को सोचकर थोड़ा सा इत्मीनान से रोड रास्ते को इधर से उधर जाया करें, और हो सके तो जितना हो सके इतना जो सरकार जो सिस्टम चला रही है, ट्रैफिक की सिस्टम है, और ट्रैफिक के जो जवान काम कर रहे हैं, उनको सिस्टम को भी थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। हो सकता है आप कुछ वक्त 5 मिनट लेट हो जाए, तो आप घर से 5-10 मिनट थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करें, लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अपनी जिंदगी बहुत जरूरी है और एक छोटी सी घटना वो आपका जान का जोखिम बन सकती है। वो बैनर लगे हुए थे और अपने यहाँ हाईवे पे बैनर लगे हुए, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना से सावधान रहे और अपने परिवार का सोचें। आप तो हाईकोर्ट गए, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो स्थानिक नेता हैं, जैसे कि यहाँ से जो चुनकर गए हैं विधायक या यहाँ के जो सांसद हैं, उनसे कभी आपने अपनी ये शिकायत रखी कि इस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर काम करने की जरूरत है? तो पर्सनली मैंने कभी यहाँ पे यहाँ के विधायक और यहाँ के एमपी से कभी इस सिलसिले में कभी मैंने बात नहीं की है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, वो लोग इससे अनजान तो बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, हमारे विस्तार के लोगों ने उनसे बात की है, और वो लोग भी यहां से निकलते हैं, उनका मत क्षेत्र है। तो मतलब एक राजा को ये बताने की जरूरत नहीं है उनकी प्रजा के अंदर कौन सी परेशानी है। वो तो अगर उनको नहीं पता है तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आप आपके मत क्षेत्र विस्तार के अंदर क्या समस्या है, और इतनी विकराल समस्या है, अगर आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ के राजा बनने के लायक नहीं हो। तो बात यह है कि उनको ये सारी चीज पता ही होगी, नहीं पता है तो फिर आप समझ ही सकते हो मेरा कहने का मतलब। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात अभी तक नहीं की गई है और कोई ऐसा काम आगे नहीं किया गया है। ठीक है, सिस्टम का काम है, रोड रास्ते बनाना, ब्रिज पास करना, सरकार है, सरकार का ये काम है। तो जो ब्रिज पास हुआ है वो निर्णय को हमने मतलब दिल से उसको बढ़ाया और हमने तो लड्डू बांटे थे उसके लिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि मतदाता उसका काम करता है, वोट किसी को भी देता है, लेकिन आप राजा बनने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि प्रजा के लिए सारे सुखकारी कामों में लगे रहे। और ये रास्ते से गुजरने वाले सारे लोग बाहर के भी रहते हैं और समस्या उनके साथ ज्यादा होती है। तो आप प्लीज उनका सोचकर ये विस्तार की कुछ समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें। अगर आप एक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपको भी वोट यहां से मिले। गुजरात के मुस्लिम नौजवान जो है उनको क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनको जब मायूसी हाथ लगती है तो वो थक हार जाते हैं, लेकिन कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। आप कोर्ट में गए और पहले ऐसे नौजवान हैं कि इसके पहले भी आपने एक PIL दाखिल किया था, उसमें भी कोर्ट से अच्छा फैसला आपके हक में आया था। क्या अपील करेंगे मुस्लिम नौजवानों से? मैं मुस्लिम नौजवानों से और मैं तमाम भारतीय नागरिकों से एक अपील करना चाहता हूं कि किसी भी मुद्दे को सिर्फ इस चीज के लिए मत लीजिए हाथ में कि आपको कोई माइलेज लेनी है या कुछ पल के लिए आपको कुछ हासिल करना है। अगर किसी भी चीज पे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी जड़ मूल तक जाने की कोशिश कीजिए। समस्या क्यों है, उसके कारण क्या है, उसका समाधान कैसे लाया जा सकता है। आप एक बात समझिए, हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास अगर वो सोच नहीं है, लेकिन आप में से कोई नौजवान ऐसा है उसके पास उस समस्या का समाधान है, तो वो समाधान आपके दिमाग में, आपके दिल में है। उसको आपको बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन आपको उसको सही तरीके से करने की जरूरत है। जैसे सिस्टम का अभी हम लोकशाही में जी रहे हैं और जो सिस्टम काम कर रही है, तो सिस्टम के अंदर 2 सिस्टम अभी काम कर रही है। एक चुनाव जीत कर जाने वाले लोग और एक उसके अलावा जो हमेशा 58-60 ईयर तक काम कर रहे हैं वो लोग, यानी जो नौकरशाही। तो नौकरशाही सिस्टम के अंदर आपको कहां कहां जाकर उसकी बात रखनी है और कैसे रखनी है, उस तरीकों को समझने की जरूरत। सिर्फ यानी मतलब चाय की किटली पे, पान के गल्ले पे खड़े रहकर बातें करने से या व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी बात को डालने से उसका समाधान नहीं ला सकते। हाँ, हो सकता है कि आप लोग वो चर्चा करते हो, उसमें से कोई समझदार व्यक्ति वो समस्या को उठाता है। मैंने भी ऐसे ही वो समस्या को उठाई, तो मतलब वो समझने की जरूरत है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, वो सिर्फ आपका वक्त जाया करता है
उससे बेहतर यह है कि समस्या को सही तरीके से समझने की कोशिश करें, उसके बाद वो समस्या के समाधान के लिए क्या रास्ते उसको ढूंढे, कौन से कंसर्न डिपार्टमेंट में आपको जाना है, कहां आपको रजुआत करनी है, कहां किसको कैसे लेटर लिखना है, और सारा काम मैं तो बोलता हूं ऑन पेपर होना चाहिए। मौखिक टेलीफोनिक जो बातें होती है उसका सही में कोई तथ्य नहीं है। कोई भी अधिकारी अगर आपको बोल देगा कि ठीक है आपकी ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है, आपने फोन कर दिया और बोले आपका काम हो जाएगा, जरूरी नहीं है वो आपका काम हो जाएगा। अहमदाबाद क्षेत्र में आप रहते हो, कॉर्पोरेशन ने आपको सीसीआर की एप्लीकेशन दी है, आप जाइए ट्विटर पे भी वो मतलब आप अहमदाबाद कमिश्नर को आप टैग कर सकते हो, आप अगर वो करते हो तो आपका काम होता है और उसको ध्यान में लिया जाता है। तो कोई भी चीज को ऑन पेपर करने की कोशिश कीजिए। अगर ऑन पेपर करेंगे उसकी कॉपी आपके पास जमा करेंगे और उसके बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपके पास जो समझदार लोग हैं उनसे मिलिए, बात कीजिए और आपके पास रास्ता है। आखिरी रास्ता हमारे पास कोर्ट कचहरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है पिछले 5-1 सालों में कि ये जो सिस्टम के खिलाफ बहुत सारी जगह पे जो घटनाएं घट रही है और बहुत सारे ऐसे इश्यू है उसके ऊपर हम सिस्टम के सामने जाके काम करवा रहे हैं। ये दूसरी बार मेरी पीआईएल है, पहली बार पीआईएल थी और ये स्पेशल सीएल है, और पहली बार के अंदर मुझे बहुत अच्छा जजमेंट कोर्ट ने दिया और आज उसके लिए पूरे गुजरात के लोग उसमें खुश है और गुजरात के लोगों उससे फायदा मिल रहा है। और ये वाली जो मैटर है, ये वाली मैटर में हमें पूरा भरोसा है कि ये विस्तार का काम होगा और ये जजमेंट आने के बाद बाकी ऐसे विस्तारों में जहां ये समस्या है, जहां से नेशनल हाईवे ऐसी अथॉरिटी पसार हो रही है, तो उनके लिए एक आसानी हो जाएगी ये जजमेंट को लेकर उससे जोड़कर काम किया जा सके। तो आप कोशिश कीजिए कि सही तरीका ढूंढिए और सही रास्ते पे चलिए। भले उसमें वक्त लगता है, खामोशी से काम करना है, लेकिन वो काम अंजाम दे सकते हो आप। तो ये थे एजाज खान पठान जो अहमदाबाद के जुहापुरा सरखेज इलाके से जो हाईवे गुजर रहा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेथ स्पॉट बनता जा रहा है और इस डेथ स्पॉट को रोकने के लिए इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इस पूरी समस्या को लेकर यहाँ के जो स्थानिक भाजपा नेता है उनसे भी स्थानिक लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन किसी भी तरीके का कोई हल नहीं निकला या कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया। इसलिए इन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई और ये भी कहा कि अगर स्थानिक लोगों की समस्याओं को वो लोग जानते ही नहीं है तो ऐसे लोगों को राजा ही नहीं बनना चाहिए जिनको उनकी प्रजा की समस्याओं का पता ही ना हो।